तो इसमें बेसिक ऑफ ग्राफ्स में क्या आते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है स्लोप, एक परिणाम है एरिया। स्लोप एंड एरिया ग्राफ है, इसके अंडर में एरिया चाहिए, हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, इसके ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, इसके ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे करके, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी अब जो ये एरिया निकलेगी ये देखिए हमें एरिया अंडर दी कर्व। आई होप आप हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड आप सभी को राधे राधे। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जल्दी से अपने कॉपी पे हेडिंग डालिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी कि मोशन जो भी मोशन हो रहा है उसको अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें, किस पे प्लॉट करें, ग्राफ पे प्लॉट करके उसको एनालाइज करें। एनालाइज का मतलब क्या होता है, एनालाइज का मतलब होता है उसको ध्यानपूर्वक देखें और उसको सॉल्व करें और उससे कुछ जानकारी लें, सॉल्व करें एंड जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन लें, तो उसी को बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि कोई मोशन हो रहा है, मान लीजिए ये मेरा मार्कर क्या है, मूव कर रहा है। अब मैंने इसी की मोशन को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। यानी ग्राफ कैसे बनता है, कुछ यूं देखा होगा, जाना पहचाना है ना। यहाँ पर होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लाइंस आती हैं, कुछ ना कुछ कर्व्स आते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, कर्व्स होते हैं। तो इन्हीं को यूज करते हुए हमें क्या प्लॉट करना है, मोशन के ग्राफ्स को, तो उसी मोशन को हम लोग ग्राफ पे ला रहे हैं। यानी कि ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे मोशन का। अभी तक तो हमने मोशन जो भी पढ़ा मोशन, उसमें हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया और न्यूमेरिकल्स किए। बट अभी हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ का यूज करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे, मोशन को देखेंगे, मोशन हो कैसे रहा है और हर एक मोशन का कैसा कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है और वो बताता क्या है। इन सभी बातों को हम लोग देखेंगे कि ग्राफ क्या क्या बताता है मोशन के बारे में। तो उससे पहले जान लेते हैं ग्राफ की कुछ बेसिक बातें जो कि हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमें ग्राफ में क्या एनालाइज करना है, क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालिसिस कब करोगे, जब ग्राफ की बेसिक बातें आपको पता रहेगी। तो बेसिक बातें क्या है, बेसिक्स ऑफ ग्राफ। इतना तो आपको ग्राफ के बारे में आना ही चाहिए। अगर इतना आपको नहीं आ रहा है तो ग्राफ को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं। मान लीजिए मैंने ग्राफ लिया, क्या लिया, ग्राफ। और इसमें क्या होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक और क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। दूसरा एक और ग्राफ में ले लेता हूँ। दो ग्राफ क्यों, अरे एनालाइज करने के लिए इसलिए लिया है। तो इसमें बेसिक ऑफ ग्राफ्स में क्या आते हैं, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है स्लोप, एक परिणाम में एरिया। स्लोप एंड एरिया। ग्राफ और भी चीजें बताता है, लेकिन बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, स्लोप पढ़ना है और एरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है, स्लोप और एरिया। अब ये स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये देख लेते हैं। कि अगर मान लो कोई हमारा एक, ये मैंने एक्स वाई प्लेन का यूज किया, यानी यहाँ पर एक्स एक्सिस है, इस पे वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, कर्व है। यानी कोई एक कर्व है, ये किसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मान लेते हैं मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी मोशन इस लाइन से, इस लाइन पे मोशन नहीं हो रहा है, जो मोशन हो रहा है वो किस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस में वैरी कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। कई लोग सोचेंगे मोशन इस पे हो रहा है, नहीं इस पे नहीं हो रहा है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के किस किस वैल्यू पे क्या क्या वैल्यू उनको मिल रही है, उस पे हमने एक लाइन को ड्रॉ किया जो कि रिप्रेजेंट कर रही है मोशन को। मोशन इसके ऊपर नहीं हो रहा है, ये मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात को ध्यान रखना। तो अब इस पे हम लोग देखते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं और एरिया कैसे निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए अभी के लिए आप लोग बस इतना ही जान लें स्लोप कैसे निकलता है। बाकी स्लोप के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। लेकिन स्लोप निकलता कैसे है, स्लोप निकालने के लिए हमें क्या दिमाग में आना चाहिए, थीटा। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है एक्स एक्सिस एंड स्लोप के बीच का
एक्स एक्सिस एंड कर्व, यानी जो ये कर्व हमारा है, यहाँ से ये कर्व जो लाइन है इसके और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। अब हमारा स्लोप निकलता है tan थीटा से। नाम नया नया आ गया, ये कौन सा नया टर्म आ गया? tan थीटा। इसके बारे में सुना सुना लग रहा है लेकिन जानते नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। tan थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी tan थीटा के बारे में उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस आप लोग tan थीटा के बारे में बस इतना जानिए कि हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये क्या बोला है? यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है? अगर हम देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल देखें, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये जो थीटा होता है ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये होती है हाइपोटेनस साइड, ये होती है परपेंडिकुलर साइड, ये होती है बेस साइड। ठीक है, तो अगर हमें tan थीटा निकालना है, क्या निकालना है? tan ऑफ थीटा, यानी इसका ये थीटा एंगल जो है इसका tan फॉर्म निकालना है, हम लोग ये वाली लेंथ लेते हैं, यानी ये वाली लेंथ लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाली लेंथ लेते हैं यानी कि बेस। यानी इस लेंथ को इस लेंथ से अगर डिवाइड कर देंगे, यानी इस परपेंडिकुलर लेंथ को बेस लेंथ से डिवाइड कर देंगे, हमें मिल जाएगा tan ऑफ थीटा। और यही tan ऑफ थीटा हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। यानी कोई भी कर्व दिया जाएगा उसमें पहली बात हमको क्या देखनी है? एंगल देखना है, एंगल देखना है। ठीक है, दूसरा क्या देखना है? दूसरा हमें देखना है उसका tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? p अपॉन b। क्या होता है? p अपॉन b। यानी स्लोप निकालने के लिए क्या हमें चाहिए? p चाहिए और b चाहिए। क्या चाहिए? p और b चाहिए। मान लेते हैं कि हमें इसका स्लोप चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ ऐसे, ये हमारा राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और इसका ये बेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो परपेंडिकुलर जो है इसकी लेंथ, यानी कि इस परपेंडिकुलर की लेंथ, ध्यान से देखिएगा, इस परपेंडिकुलर की लेंथ, इस जो दो परपेंडिकुलर यहाँ पॉइंट है, इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? इसकी लेंथ ऐसे ही तो निकलेगी, यानी जो इसकी दूरी होगी, यानी जो यहाँ तक की दूरी होगी, जो यहाँ तक की दूरी होगी, यहाँ तक की दूरी, वही दूरी तो ये भी होगी इसकी लेंथ, और जो इसकी लेंथ होगी वही एक्स एक्सिस पे रहेगी। यानी बेस आपका एक्स एक्सिस पे है और परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस पे है। बेस आपका एक्स एक्सिस पे है, परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे है, बेस आपका एक्स एक्सिस पे है। यानी स्लोप निकालने के लिए आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है। स्लोप क्या होता है हमारा? tan ऑफ थीटा। tan ऑफ थीटा क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इतना बस ध्यान रखना है, अभी उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है, मैं बता रहा हूँ, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। सिर्फ tan ऑफ थीटा के बारे में क्या जानना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर ये लेंथ, बेस ये लेंथ, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमने देखा कि परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस से निकलता है। किससे निकलता है? वाई एक्सिस से निकलता है, यानी कि परपेंडिकुलर जगह वाई रख दिया हमने, और बेस हमारा किससे निकलता है? एक्स एक्सिस से, यानी बेस की जगह क्या रख दिया? एक्स एक्सिस। यानी स्लोप निकालना रहेगा, हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला लगाएंगे और वहां से y अपॉन x लगा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा। स्लोप का ये तुमने देख लिया मैथमेटिकल मीनिंग। स्लोप को ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको चढ़ाई करनी है, ठीक है, स्लोप का मतलब वही होता है जो आप लोग सोच रहे हैं। अभी आप लोग के मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं आप लोग स्लोप के बारे में, वही होता है। यानी कि कोई भी ढलान पे अगर मान लीजिए ऐसे ढलान है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बेस से एंगल बनाती है उसका tan कंपोनेंट जो होता है वही होता है स्लोप, वही देता है आपको क्या? स्लोप। यानी कि ये ढलान जैसे जैसे ऐसे रहेगी स्लोप कम रहेगा, ऐसे जितना बढ़ाते जाएंगे वैसे स्लोप बढ़ता जाएगा। यानी इससे हो क्या रहा है? जैसे देखो यहाँ पर हम लोग जैसे ही इसको बढ़ाएंगे, इसका ये कंपोनेंट बढ़ रहा है, अब ये इतना बड़ा था, फिर ये और बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर वाली क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर बढ़ा रहे हैं, स्लोप हमारा क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से मेरी यहाँ से मेजर करना, अब यहाँ से अगर मेजर करें, यहाँ से इतनी ऊपर है, लेकिन जैसे मैं नीचे करूँगा तो मेरी यहाँ से मेजर करना है, यानी कि यहाँ से ये सिर्फ इतनी बड़ी है, और लेकिन यहाँ कर दूँ तो यहाँ से इतनी बड़ी है। यानी जैसे ही हमने पी को यानी वाई एक्सिस को बढ़ाया, जैसे ही हमने वाई एक्सिस को बढ़ाया तो स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। स्लोप हमारा जब वाई एक्सिस को बढ़ाएंगे तो स्लोप भी क्या होगा? बढ़ेगा। स्लोप वही होता है, जैसे हम लोग परपेंडिकुलर को बढ़ाते हैं वैसे एंगल बढ़ेगा, और एंगल के बढ़ने पे हमारे क्या होता है? स्लोप बढ़ता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना, एंगल के बढ़ने पे हमारा स्लोप क्या होता है? बढ़ता है।
ये बात ध्यान रखना, थीटा इंक्रीज करेगा, ये क्या देगा हमें, स्लोप को भी इंक्रीज कर देगा, स्लोप को भी इंक्रीज कर देगा। इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान रखना। दूसरी बात पे आते हैं, एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। एरिया के लिए मान लीजिए सेम कर्व है, ठीक है। तो एरिया के लिए क्या करना है, बेसिक से ही करना है। जब भी यहाँ पर एरिया की बात जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये कौन सी एरिया होती है, ये होती है एरिया अंडर दी कर्व। क्या होती है, एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। अब जो भी कर्व दिया है उसको ध्यान से देखो। जो भी कर्व दिया, मान लीजिए कर्व दिया हमारा। अब इस कर्व के जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पर फाइनल पॉइंट है, दोनों को देखा और दोनों से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये सीधी होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं ड्रॉ करनी है, या फिर ऐसे नहीं करनी है, या फिर ऐसे भी नहीं कर सकते, यानी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्स एक्सिस के। ये बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये तो पहले से ही एक्स एक्सिस पे टच है, तो इसको यहाँ से नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, हमने एक साइड से ड्रॉ कर दी। अब इसके अंदर की जो एरिया होती है, यानी कि इसके अंदर का जो ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, यानी ये पूरा पोर्शन जो है, इसकी एरिया निकालनी है। इस पूरे पोर्शन की निकालनी है, एरिया को हमें फाइंड करना है। अब इसकी एरिया निकालनी है कि ये ट्रायंगल में दिख रहा है। तो अगर मैं इसको मान लो y है, यानी यहाँ तक की दूरी को मैं मान लो y, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मानी थी हमने, y मान ली थी। यहाँ पर मान लो y, तो ये भी y होगा, अरे ये y है, ये भी तो y ही होगा ना, दोनों सेम लेंथ पे हैं। हाँ, अगर हम इसको क्या मान लें, x मान लें, क्या मान लें, x मान लें, यानी ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा क्या है, y है। तो अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस। बेस क्या है, x है, इनटू हाइट, हाइट क्या है, y, यानी कि ये हमारी एरिया निकल देगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या ध्यान रखना है, एरिया निकालने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, पहला इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को देखिए, कर्व के इनिशियल एंड फाइनल को पोजीशन को देखो, फाइनल पॉइंट देखो, और उसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। यानी अगर हम लाइन ड्रॉ करना सीखे हैं, तो मान लीजिए हमारा कर्व ये है, मान लीजिए हमारा कर्व क्या है, ये है। तो अगर हमें इसकी अंडर द एरिया चाहिए, हमें क्या पकड़ना पड़ेगा, इसके ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, इसकी ये पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एक्स एक्सिस पे। यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी अब जो ये एरिया निकलेगी, ये देगी हमें एरिया अंडर दी कर्व। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है, हमारा वो पॉइंट होता है जो एंड पॉइंट होते हैं कर्व के, एंड पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, वो क्या कर देता है, हमें एरिया अंडर दी कर्व देता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्लोप निकालते समय हमने क्या किया था, y/x किया था, क्या किया था, y/x किया था, और एरिया निकालते समय यहाँ पर x एंड y मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रहे हैं। यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो सकता है, आगे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 1/2 आया है, कहीं पर 1/4 आ सकता है, कहीं पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये चीज आपके सेम लगभग मिलेगी, क्योंकि हम लोग को जो सिलेबस में है वो ये वाले कर्व नहीं है, ये वाले कर्व नहीं है, ठीक है। हम लोग के सिलेबस में कुछ इस साइड के कर्व मिलेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर्व मिलने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन कर्व मिलने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बनाएगी, या तो ट्रायंगल बनाएगी आपका, या तो रेक्टेंगल बनाएगी, या तो स्क्वायर बनाएगी। और इन सब की एरिया निकालते समय हमें क्या करना पड़ता है, हमें लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने x और y को मल्टीप्लाई किया, अगर मान लो यहाँ पर स्क्वायर बनता और इस पूरे स्क्वायर की एरिया निकालनी पड़ती, तब भी तो हम लोग यही करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इसकी एरिया क्या आती, x इनटू y। तो एरिया निकालते समय हमारा x इनटू y मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्लोप निकालते समय y को x से डिवाइड कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, y ऊपर है, x हमारा क्या है, नीचे है। तो ये रहा हमारा बेसिक ऑफ ग्राफ, यानी कैसे स्लोप निकलता है, कैसे एरिया निकलता है। तो हमें इसमें दो चीजें मेन पढ़नी है। दो चीजें मेन क्या क्या है, पहली चीज, दूसरी चीज। इसमें दो चीजें हमारी मेन है। पहली चीज क्या है, हमें कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना है, हमें कौन कौन से ग्राफ पढ़ने हैं। हमारे सिलेबस में कौन कौन से ग्राफ है, दो ग्राफ है। पहला ग्राफ हमारा क्या है, पहला ग्राफ हमारा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी किसके बीच में प्लॉट होगा, एक तो हमारा डिस्प्लेसमेंट के बीच में और दूसरा टाइम के बीच में। और दूसरा ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दूसरा ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक हमारा वेलोसिटी और
टाइम के बीच में प्लॉट होगा और दूसरा हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में प्लॉट होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेने वाले हैं, जो ये टाइम है ये हम लोग का किस पे रहेगा एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जो एक केस में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और एक केस में पढ़ेंगे वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आपका वाई एक्सिस पे आने वाला है और टाइम आपका किस पे रहेगा एक्स एक्सिस पे रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। और हमारे सिलेबस में दो ही टाइप के ग्राफ है, एक तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ना और दूसरा क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ता है। आइए एक एक करके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और फिर हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ होता है वाई एक्सिस पे और टाइम किस पे होता है हमारा एक्स एक्सिस पे। हमने टाइम किस पे ले लिया एक्स एक्सिस पे, यानी आपकी ये एक्स एक्सिस होती थी, इस पे हमने क्या ले लिया टाइम ले लिया, ठीक है। और ये आपकी क्या होती थी वाई एक्सिस और इस पे हमने क्या ले लिया डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब मैंने दो चीजें बताई थी, जब भी ग्राफ आएगा हमें दो चीजें पे फोकस करना है। क्या पहला क्या है बोलो, पहला है हमारा स्लोप, दूसरा क्या है हमारा बोलो दूसरा क्या है एरिया, दूसरा क्या है एरिया। यानी कि पहले हमको स्लोप देखना है, दूसरा क्या देखना है एरिया देखना है। तो आप लोग देख रहे होंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक ग्राफ बना रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने दो ग्राफ बना रखे हैं। उसका रीजन ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं स्लोप देखते हैं, क्या देखते हैं सिर्फ और सिर्फ स्लोप देखते हैं, इसमें एरिया नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं स्लोप देखते हैं। जबकि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है इसमें हम लोग स्लोप भी देखते हैं एंड एरिया भी देखते हैं, क्या देखते हैं एरिया भी। यानी कि एक केस में हम लोग स्लोप देखेंगे, एक केस में एरिया देखेंगे। इसमें एरिया क्यों नहीं देखते हैं, एरिया क्या देता है हमें, एरिया देता है, पहले देख लेते हैं एरिया क्यों नहीं लेते हैं। एरिया में क्या देता है ग्राफ अंडर द कर्व, यानी कि ये पूरा एरिया, ठीक है। अगर हम इस पूरे एरिया को निकालें तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी फॉर्मूला अगर हम निकालें क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर देखें यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, बेस क्या होती है हमारी, ये मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, और ये हमारी क्या होती है वाई के बराबर होती है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं वाई के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बेस ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पर हम लोग क्या टी मान लेते हैं, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है टी ले रखा है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं टी ले लेते हैं, और यहाँ पर हमने एस मान रखा है एंड डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग एस मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या रखा है ऐसा आएगा, क्या आएगा ऐसा आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ पर एस इंटू टी क्या आ रहा है, एस इंटू टी आ रहा है। अब एस इंटू टी आपने कहीं पढ़ा है, कोई क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, कोई क्वांटिटी होती है, शायद आपने अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसमें आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आप अगर देखें तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होता था, डिस्प्लेसमेंट क्या वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये फैक्टर क्या होते थे डिवाइड में होते थे। लेकिन मल्टीप्लाई वाले फैक्टर आपने नहीं पढ़े, आपने एक्सीलरेशन पढ़ा, उसमें क्या होता है डेल v अपॉन टी, डेल v अपॉन टी। आपने ये इन दोनों टर्म को बढ़िया से पढ़ा है, एक वेलोसिटी एक एक्सीलरेशन। इसमें क्या होता है s अपॉन टी होती है और इसमें क्या होता है डेल v अपॉन टी होता है, लेकिन s इंटू टी कहीं पर नहीं आया, s इंटू टी कहीं पर नहीं आया। इसी वजह से ये फिजिक्स में कोई ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, फिजिक्स में इस प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं एरिया वाले टर्म को निगलेक्ट करते हैं, यानी इसका कोई नॉट डिफाइन, ये क्या है नॉट डिफाइन क्वांटिटी, नॉट डिफाइन क्वांटिटी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एरिया को नहीं पढ़ते हैं, एरिया को नहीं पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके स्लोप की, दूसरा क्या है इसमें स्लोप। अब इसके स्लोप की अगर बात करें हम लोग, इसकी बात करें स्लोप की, इसके स्लोप की, स्लोप अगर हम देखें स्लोप के लिए मैंने क्या बताया, स्लोप के लिए मैंने बताया ये थीटा जो होता है ये स्लोप देता है, यानी स्लोप के लिए क्या चाहिए थीटा चाहिए, थीटा के लिए tan थीटा, और tan थीटा जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और
परपेंडिकुलर अपॉन बेस को जो हमने देखा था तो होता था y/x, क्या आता था y डिवाइडेड बाय x, यानी स्लोप कैसे निकलता था हमारा y डिवाइडेड बाय x। ठीक, अब यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे हमारा s है, क्या है s है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा s एंड डिवाइडेड बाय t कर देंगे। अरे देखो तो x एक्सिस पे क्या है हमारा t है, y एक्सिस पे क्या है s है, यानी स्लोप क्या होता था हमारा, ऐसे देख लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्लोप क्या फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम देखें इसका तो यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ कर दें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा का पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। इसमें अगर हम देखें इसको थोड़ा सा मैं अगर इरेज करके दिखाऊं, ये पूरा हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पूरा पूरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन रहा है। इसमें अगर हम देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है, यानी इसकी लेंथ कितनी है s है, ठीक, और बेस क्या होता है ये होता है, इसकी लेंथ कितनी है t रख दिया। अब s अपॉन t क्या होता है, कहीं देखा सा लग रहा है, अरे देखो यहाँ पर ध्यान से, देखो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, वेलोसिटी होती है, क्या होता है वेलोसिटी होती है, यानी s अपॉन t क्या होता है हमारा वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं वेलोसिटी, यानी कि क्या पता चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्टार्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्लोप क्या देता है, स्लोप क्या देता है वेलोसिटी देता है, स्लोप क्या देता है वेलोसिटी देता है, क्या देता है वेलोसिटी देता है। इस बात को नोट कर लीजिए और इसको ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे कि स्लोप टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हमारा स्लोप जो होता है वो हमारा क्या देता है वेलोसिटी देता है, क्या देता है वेलोसिटी देता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एरिया का कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई भी क्वांटिटी डिफाइन एरिया के लिए नहीं होती है, इसलिए हम लोग एरिया को नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आपको कहीं भी फिजिक्स में मिलेगा, यानी आपकी कॉपी में इसका न्यूमेरिकल कुछ भी मिलेगा, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है स्लोप देखना है, क्या देखना है स्लोप देखना है। आप बंद करके आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे स्लोप देखेंगे। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एरिया भी मिलेगा और स्लोप भी मिलेगा, क्योंकि दोनों के लिए क्वांटिटी डिफाइन है। कैसे आइए देखते हैं। मान लीजिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्लोप। अब देखिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, स्लोप हमें निकालना है। स्लोप के लिए मैंने क्या बोला था थीटा, ये लो ठीक है। और थीटा के लिए क्या निकालना है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और स्लोप हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी इसकी लेंथ अगर हम देखें ये यहाँ इससे मेजर होगी, किससे मेजर होगी इससे, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ से आएगी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसकी जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम लोग इसी एक्सिस से मेजर करेंगे ना, इस एक्सिस से मेजर नहीं हो पाएगा, यानी इसकी लेंथ को इसी एक्सिस से मेजर करेंगे। यानी कि अगर मान लें ये v यहाँ पर आ जाएगा v, ठीक, और इसकी लेंथ को हम लोग इस एक्सिस से मेजर करेंगे, यानी इसकी लेंथ क्या है मान लेते हैं t, क्या है t, ठीक। अब स्लोप के लिए हमें क्या चाहिए, इसका स्लोप निकालने के लिए tan थीटा लगाते हैं, और tan थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है v है, यहाँ पर v लिख दूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बेस क्या है हमारी t है, यहाँ पर बेस की जगह t लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे देखो ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी, क्या है चेंज इन वेलोसिटी। कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी 0 थी, जैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी पहुंची तो 0 से कुछ ना कुछ इंक्रीज की कि नहीं की। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जब इनिशियली वो स्टार्ट की थी तो उसकी वेलोसिटी क्या थी 0 थी, अब फाइनल कुछ ना कुछ क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी चेंज हुई नहीं हुई। वेलोसिटी का चेंज का मतलब है कि वेलोसिटी फिक्स ना होना, वेलोसिटी कांस्टेंट होना। तो वेलोसिटी अगर 0 थी तो 0 ही रहनी चाहिए थी, लेकिन हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है 0 से कुछ ना कुछ वेलोसिटी को पा रही है, यानी 0 से कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेंड कर रही है, यानी कि इंक्रीज हुई। क्या हुई इंक्रीज हुई। और मैंने बताया था अगर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है,
वहां पर हमारा क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी आता है। यानी ये टर्म क्या हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, देखो 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 ध्यान से देखो, क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी यहाँ से हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो एक चीज हमें डिफाइन मिली, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है, किसका किसका स्लोप, इसका नहीं, इसका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप, ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ हमें दिया है, जहां से देखो न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे। अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ दिया है और हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक, तो सिंपल काम क्या करना है, उसका स्लोप निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, स्लोप। और स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने बोला है tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। उसके बारे में अभी आपको नहीं जानना है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखना है कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी परपेंडिकुलर साइड को हम लोग बेस साइड से डिवाइड कर दें तो वो हमें क्या दे देती है, उसके हाइपोटेन्यूज का स्लोप दे देती है, उसके हाइपोटेन्यूज का स्लोप दे देती है। ये हाइपोटेन्यूज साइड जो होती है, हाइपोटेन्यूज साइड अपने बेस और परपेंडिकुलर पे कितनी बेंड है, कितनी बेंड है, वही होती है उसकी स्लोप। और उस स्लोप को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज वाली साइड का कोई काम नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं होता। सिर्फ हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एरिया। क्या देखेंगे, एरिया। अब एरिया को अगर हम लोग देखें, मैंने क्या बताया, इसकी फाइनल पॉइंट, फाइनल एंड और इनिशियल एंड दोनों पकड़ो और इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रा कर दिया, यहाँ से कोई ड्रा करने की जरूरत नहीं क्योंकि खुद ही पहले से ही टच है। अब इसकी एरिया कौन सी होगी, ये एरिया होगी पूरी, ये पूरी एरिया होगी नहीं होगी, होगी। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम मान लें इसकी लेंथ क्या है, इससे मेजर होगी। यहाँ से मान लेते हैं ये क्या है, v है, क्या है, v। यहाँ से ये कितना जाएगा, डेल्टा v, डेल्टा v मान लेते हैं, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये क्या लेंथ है, इसको मान लेते हैं t। ये डेल्टा v का मतलब समझ में आ रहा है, डेल्टा v का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी वेलोसिटी पहले 0 थी और उसके बाद v हो गई, तो 0 से अगर v पे जा रही है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, हाँ हो रहा है, इसलिए ले लिया चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, टाइम ले लिया, ठीक। अब यहाँ से अगर एरिया देखें, एरिया क्या होता है, इसके अंडर दी कर्व दी एरिया। अब इस कर्व हमारा क्या है, ये कर्व, ठीक है। इसके अंडर की क्या निकालनी, एरिया निकालनी, यानी ये वाला पोर्शन पूरा निकालना है हमें। अगर इसके अंडर की एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हाफ इनटू बेस हाइट लगा देंगे। अब बेस क्या है इसकी, बेस है t, बेस क्या है t, हाइट क्या है vt, vt हाइट क्या है v है, v डेल्टा v। अब यहाँ से अगर देखें, यहाँ से अगर देखें तो v इंटू टी क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, s इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू s बाई टी होता है, v इज इक्वल्स टू s बाई टी। तो यहाँ अगर हम t को इधर भेज दें, ये v मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू s। अगर यहाँ से ध्यान से अगर देखो तो v इंटू टी क्या होता है, s होता है। यहाँ पर भी डेल v अपॉन टी है, ये भी क्या हो जाएगा, s। यानी कि एरिया में क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, स्लोप क्या दे रहा है, एक्सीलरेशन दे रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं आप, एरिया क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, s क्या है हमारा, s है हमारा डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, s है हमारा डिस्प्लेसमेंट। यानी स्लोप क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है, स्लोप हमें एक्सीलरेशन दे रहा है, एरिया हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। यानी जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आए, एक्सीलरेशन पूछेगा तो इसका स्लोप निकाल दीजिएगा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो उसकी एरिया निकाल देंगे, और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी के बारे में सोचेंगे, वो है स्लोप, और स्लोप से क्या निकलता है, हमारा वेलोसिटी निकलती है। इन बातों को ध्यान रखना है, 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है, और उसका एरिया क्या देता है हमें,
डिस्प्लेसमेंट देता है। कई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर v इंटू टी है और यहाँ पर डेल v इंटू टी है। अरे मतलब वही है, डेल v का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर v का मतलब भी वही है, यानी v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। यानी यहाँ से यहाँ गया कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेंड की, वेलोसिटी इनिशियल क्या थी 0। अगर यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी निकालें, ध्यान से देखना, चेंज इन वेलोसिटी क्या करें, निकालें तो कितनी आएगी, देखो ध्यान से, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v माइनस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और v माइनस 0 पर कितना आएगा, v ही तो आएगा, यही तो आएगा ना। यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, हमारा कितना आने वाला है, v आने वाला है। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, इसलिए हम डेल v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। और यहाँ से v इंटू टी क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ये रहा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद हम लोग कुछ 5 और 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ को देख लेंगे जो कि आपको डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसको आपको माइंड में फिट करके रखना है। यानी ग्राफ का जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ की पिक्चर को आपको माइंड में रखनी है कि अगर किस तरीके का ग्राफ आएगा तो उसकी पिक्चर क्या होती है, उसकी इमेज क्या होती है, उसका कर्व कैसे ड्रॉ होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को यहाँ पर देखेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक एक करके ये ग्राफ्स को देखेंगे। हमारे पास 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ में आपका पूरा ग्राफिकल जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी अगर आपने इस 6 ग्राफ को समझ लिया और देख लिया बढ़िया से, तो आपका पूरी फिजिक्स का क्या हो जाएगा, ग्राफ रेडी हो जाएगा, यानी ग्राफ का नॉलेज आपकी तैयार हो जाएगी। यानी कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, लगभग आपको आ जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है, जिसको आप लोग रिपीट करके दोबारा से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा ग्राफिकल क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो देखते हैं ये है क्या। ये हमारा 3 क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। यानी हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, टाइम लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है, टाइम लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है, टाइम लिया है। इन 3 हमारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और नीचे के 3 क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, अगर हमारी बॉडी क्या है, रेस्ट में, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगी, या तो वो रुकी होगी, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी, या तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी। हमारे पास 3 कंडीशन हो सकती है। पहला रेस्ट हो सकता है, यानी बॉडी क्या हो, रुकी हो। दूसरा क्या है, बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी स्लो जा रही है, कभी फास्ट जा रही है, कभी स्लो जा रही है, कभी फास्ट जा रही है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा तब इनका ग्राफ कैसे बनेगा, और रेस्ट होगा तब इनका ग्राफ कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा। इन बातों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। तो हम देखते हैं पहले डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। अगर हमारी इस पे रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, अगर हमारा रेस्ट पे है तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अगर ये एक जगह रुका है, इसकी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, बताइए। अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रुका है, इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, नहीं होगी। यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी मान लीजिए कोई आप, ठीक है, आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आप और मेरे बीच में क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आप वहां से उठिएगा मत, कहीं हिलना डुलना नहीं है। आपके और मेरे बीच में क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। और समय बीतता जा रहा है, टाइम तो बढ़ा रहा है, टाइम तो रुका नहीं है, टाइम तो चल रहा है। टाइम के साथ साथ आप वहीं बैठे हैं, मैं भी यहीं खड़ा हूँ, मैं भी कहीं नहीं हिल रहा हूँ, आप भी वहीं पर हैं, ठीक है। हम दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्प्लेसमेंट जो है, हम दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है, टाइम तो चल रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। हिले तो नहीं है ना, हाँ, कहीं जाना। तुम्हारे और मेरे बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है, यानी रेस्ट पे है। तुम रेस्ट पे हो, मेरे रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट पे हो, यानी तुम क्या हो, एक जगह बैठे हो। यानी कि हमारे और तुम्हारे बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है।
जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी मान लेते हैं तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी डिस्टेंस है, अभी के लिए मान लेते हैं 10 मीटर है। नहीं सर 10 मीटर नहीं होती है, बहुत होती है भैया। अब यहाँ पर 10 मीटर मान के चल रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 10 मीटर मान लेते हैं। अब टाइम बढ़ रहा है, मान लो टाइम यहाँ से इतना हुआ, फिर टाइम इतना हुआ, फिर टाइम इतना हुआ, फिर टाइम इतना हुआ। हर टाइम पे क्या मिल रहा है मुझे, अगर तुम वहां से हट नहीं रहे हो, हट रहे हो तो तुम्हारी गलती है, हटना नहीं है मैंने बोला है। अगर तुम हट नहीं रहे हो यहाँ से कितना होगा 10, इस टाइम पे भी 10 मिल रहा है, तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी इस टाइम पे भी 10 मिलेगी, इस टाइम पे भी कितनी मिलेगी, 10 मिलेगी। यानी ये ग्राफ कुछ कैसा आ रहा है, यानी हर एक टाइम पीरियड पे हमारा कैसा ग्राफ बन रहा है, कैसा बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन कैसा बन रहा है, एक ऐसा बन रहा है। यानी कि इस टाइम पीरियड पे भी 10 दूरी पे हो तुम मुझसे, इस टाइम पीरियड पे भी 10 दूरी पे हो मुझसे तुम, इस टाइम पीरियड पे भी 10 दूरी पे हो मुझसे तुम, इस टाइम पीरियड पे भी 10 दूरी पे हो। यानी कि समय बढ़ता जा रहा है, फिर भी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट है, रेस्ट पे अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ये मान लो रुकी है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी क्या है, चल ही नहीं रही, वेलोसिटी कैसे होगी, बताओ बताओ बताओ, वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारी रुकी है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 होगी, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी 0 होगी, एकदम सही, वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 है तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी यहीं से ना मेजर करते हैं, ये होती है 0, ये होता है कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी 0 कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। समय बढ़ रहा है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी 0 है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी 0 है, इस टाइम पे भी वेलोसिटी 0 है। यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। यानी इसका ग्राफ कैसे आएगा, टी लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, टी लाइन के ऊपर आएगा, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये बात आपको समझ में आई, आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन पे हमारा क्या होता है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल होती है। एग्जांपल को लोग देते हैं, मान लो यहाँ पर है 1 सेकंड, यहाँ पर है 2 सेकंड, यहाँ पर है 3 सेकंड। अब बात मान कर लेते हैं कि अगर 1 सेकंड में जा रहा है हमारा 5 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में 5 जा रहा है, 2 सेकंड में जाएगा 10 मीटर जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यानी कि हर एक सेकंड पे 5 5 5 5 जा रहा है। पहले सेकंड में 5 गया, दूसरे सेकंड में 5 गया, 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे में भी 5 जाएगा, 5 5 5 कितना जाएगा 15 है, 3 सेकंड में कितना जाएगा 15 मीटर, कितना जाएगा 15 मीटर। यानी क्या, इधर हम अगर ले लें 5, ठीक है, यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर आएगा 15, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें और प्लॉट करें तो यहाँ पर 1 पे क्या मिल रहा है, 1 सेकंड पे 5 मीटर है क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी 1 सेकंड पे हमारी 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। 2 सेकंड पे यानी इस 2 सेकंड पे 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये हमारी क्या है, टाइम है, टाइम कहाँ पर देखनी है, इधर देखनी है। ये हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखनी है, इधर देखनी है। इसलिए मैं देख रहा हूँ जब 1 सेकंड की बात आ रही है तो मैं ये ले रहा हूँ, जब 5 मीटर की बात आ रही है मैं ये ले रहा हूँ। तो 1 सेकंड देखूँ तो ये आ रहा है, 5 मीटर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, 5 मीटर ये आ रहा है। यानी 5 मीटर पे 1 सेकंड पे 5 मीटर यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई। 3 सेकंड का है, यहाँ पर है, 15 मीटर कहाँ है, यहाँ पर है। तो अगर मैं देखूँ 15 मीटर यहीं कहीं आएगा, यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ऐसे कुछ यहाँ पर आएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर हम देखें थोड़ा सा, ये कुछ ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सबको मिला देते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन देता है जो कि पास करता है ओरिजिन से। यहाँ पर क्या है 0 0, यहाँ पर क्या है 0, यानी यहाँ पर ओरिजिन होता है। आपने इतना तो पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, बीच में हमारा क्या होता है 0 0 ओरिजिन होता है, ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर क्या है ओरिजिन, यानी कि एक्स एस और टी का ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन में क्या करता है, इस तरीके का बनता है और वो क्या करता है, ओरिजिन को क्रॉस करता है।
वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ देख लेते हैं। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ क्या होता है? और हमारी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन में हमारी वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी में जो स्पीड होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है। अब देखते हैं यहाँ से, अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि समय बढ़ रहा हो फिर भी उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? चेंज नहीं हो रही होगी। यानी कि समय बीत रहा है फिर भी वो उसी रफ्तार से जा रहा है। मान लो ये बार-बार तुम्हारी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने मीटर पर सेकंड से? 5 मीटर पर सेकंड से। ये 5 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ जा रहा है, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये 5 मीटर से ही जा रहा है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये 5 मीटर से ही जा रहा है। किसकी तरफ? तुम्हारी तरफ, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है। लेकिन अगर ये अपने मोशन को चेंज करे, यानी अपनी वेलोसिटी को चेंज करे, अपने मोशन को चेंज करे, यानी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। और ये रास्ते में क्या कर ले? अपनी स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड कर ले, तो इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी। या फिर 5 से 2 मीटर पर सेकंड कर ले, डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में वेरिएशन आता है, यानी वेलोसिटी घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती कुछ होती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यानी इसमें वेलोसिटी घटती बढ़ती रहेगी और इसमें वेलोसिटी क्या रहेगी? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रही। मान लेते हैं इनिशियली हमारी वेलोसिटी कुछ थी, कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी? 5 मान लेते हैं, ठीक है। 5 थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। तो समय बीत रहा है, यानी समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है? वही है, 5 5 5 5 5 5, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ है। यानी इस टाइम पे भी 5 है। अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा करके देखें, जो जब भी तुमको देखना हो कि ग्राफ को देखते कैसे हैं, ग्राफ को ऐसे देखते हैं कि एक्स एक्सिस को क्या कर लो? ब्रेक कर लो। एक्स एक्सिस को क्या कर लो? ब्रेक कर लो। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है? हमारा टाइम होता है। तो टाइम पीरियड बना लो, टाइम पीरियड बना लो और उससे एनालाइज करो कि उस टाइम पीरियड पे जो तुम्हारा कर्व है उस पे ले जाकर इस परपेंडिकुलर लाइन को टच करा दो। परपेंडिकुलर लाइन को टच करा दो, जैसे मैं करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। यहाँ मैंने टाइम इंटरवल लिया, टाइम ले लिया। अब यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करके ले जा रहा हूँ, यहाँ पर टच करा दी। कहाँ पर टच हुई? यहाँ पर टच हुई। कहाँ पर टच हुई? यहाँ पर टच हुई। कर्व पे जहाँ पर टच होगी उसके एकदम सीधी लाइन पे देखना, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है? वही होती है उस कर्व पे इसकी वैल्यू, v की वैल्यू इस टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे, इस टाइम पीरियड पे भी वही वैल्यू दे रहा है, इस टाइम पीरियड पे भी वही वैल्यू दे रहा है। आगे हम देखेंगे अगर तो इस टाइम पीरियड पे भी वही वैल्यू देगा। यानी कि समय के साथ इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट हो रही। ये रहा हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन। मैं बार-बार कह रहा हूं कि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको रिपीट करके देखना, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी न्यूमेरिकल्स जो आएंगे हमारे वो क्या आएंगे? इस पे आएंगे, लेकिन इसका ग्राफ सिलेबस में है, ग्राफ इसका सिलेबस में है, लेकिन इस पे क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका हम लोग एरिया अभी फाइंड नहीं कर पाए। इसकी एरिया नहीं निकाल पाओगे। अगर यहाँ से मैं बोलूँ इसके अंडर एरिया निकालो तो इसकी एरिया कैसे निकलेगी? इस तरीके कोई स्ट्रक्चर पड़ा है, ट्रायंगल तो पड़ा है, स्क्वायर आ जाएगा वो भी पड़ा है, रेक्टेंगल आएगा वो भी पड़ा है, लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पड़ा है नहीं। इसको फाइंड करते हैं आगे जाके एक नए कॉन्सेप्ट से। आगे हम लोग 11th में 10th में नहीं, बेसिकली 11th में पढ़ते हैं। तो 11th में क्या करते हैं हम लोग? एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं? इसके अंडर के एरिया निकालते हैं। तो बेसिकली इसके अंडर की एरिया हमें निकालनी है, इसलिए क्या करना है? इसको हम लोग ऐसे ही देख लेना है। इसका ग्राफ कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा बनता है, बस इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। यानी रेस्ट में और यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म मोशन में रेस्ट में स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होती। यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन सकता है, कुछ ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है, कुछ ऐसे, यानी कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान बस इतना रखना है अभी के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या ग्राफ बनता है? ये ग्राफ बनता है, ठीक है।
अब देखते हैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 सेकंड पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर। जैसे 2 सेकंड हुआ उस पे वेलोसिटी तुम्हारी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। जैसे 3 हुई, क्या हुई 3 सेकंड हुआ, 3 सेकंड पे तुम्हारी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पर देखें तो 1 सेकंड से 2 सेकंड पे जाने पे, यानी 1 सेकंड पे कितनी थी 5 मीटर थी, बना लेते हैं, इधर दे देते 1, इधर दे देते 2, यहाँ दे देते 3, इधर देख लेते हैं 5 10 15 20, यानी 5 10 15 20, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो 1 पे आ रहा है 5, यानी 1 से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, किस पे आ रहा है 5 पे आ रहा है, इस पे आ रहा है 5, यानी एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। दोनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, जहां पॉइंट मैच करेंगे वहीं पर हमारा क्या होगा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 2 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और 10 से करेंगे, पॉइंट का कहां कुछ यहीं पर मिल रहा है, ठीक है, कुछ यहां पर मिल रहा है, ठीक। अब अगर हम देखें तो 3 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड, यानी कुछ 20 इधर है 3 कुछ इधर है, ठीक है। अगर हम देखें ये कुछ हमारा कुछ ही जा रहा है, कुछ जा रहा है, यानी यहां से कुछ अलग है और यहां से थोड़ा सा बेंड हुआ है, थोड़ा सा बेंड हो गया। तो अगर आप इसमें देखिए ध्यान से तो 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड थी, जैसे 2 सेकंड हुआ यानी 1 सेकंड जैसे ही बीता वेलोसिटी फिर 5 से बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी हमारी क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी हमारी थी कि हमारा टाइम बढ़ रहा है फिर भी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है। अगर 5 मीटर पर सेकंड है, हमने वेलोसिटी क्या ली थी 5 मीटर पर सेकंड, अगर वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकंड है समय के साथ क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। इसका टाइम ग्राफ कैसा आता है, कुछ स्ट्रेट लाइन आता है इस तरीके इस डायरेक्शन, ठीक है, यूनिफॉर्म के लिए। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि किससे पास करता है, ओरिजिन से, किससे पास करता है, ओरिजिन से पास करेगा, या फिर ओरिजिन से ना भी पास करे लेकिन ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि कुछ इस तरीके की बनती है, जो कि V और T के बीच में ड्रॉ होती है। 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड है, सेकंड सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड में कितनी 20 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ रही है, कुछ ना कुछ बढ़ रही है, यानी कि हर एक सेकंड में हर एक टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, इसका ग्राफ कुछ यूं मिल रहा है, इसमें कुछ यूं मिल रहा था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में ये ग्राफ होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये ग्राफ होता है, रेस्ट में हमारा ये ग्राफ होता है। तो इन 6 जितने ग्राफ थे इनको बढ़िया से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक जगह बना के लिख लीजिएगा और इसको बढ़िया से क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। बाकी आपका क्या है, इस लेक्चर में बस इतना ही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को हमने अच्छे से देख लिया। इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग जब न्यूमेरिकल लगाएंगे कल, ठीक है, अगले लेक्चर में जब न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें क्या होगा, हमने इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से भी कुछ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे, जो कि हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम की लेक्चर रखेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे।